हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है एंजाइम। बेटा एंजाइम जो चैप्टर है इसके मैंने पहले भी सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं उसके लेक्चर अपलोड कर दिए थे 6 से 7 महीने पहले। वो भी लेक्चर आप जाके देखें। अभी लेक्चर आपके इस चैनल पे थोड़े कम अपलोड हो रहे हैं, उसका रीज़न दो तीन है। एक तो बेटा अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और रिकॉर्डिंग के टाइम फ़ैन भी बंद करना पड़ता है क्योंकि वॉइस का फिर इशू होता है, वॉइस जो है ना साउंड जो है वाइब्रेट होती है। और दूसरा रीज़न जो है बेटा अभी मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। 8-9 बजे तक मैं बिज़ी रहता हूँ, सारा दिन क्लास वगैरह लेके फिर रात के टाइम फिर इतनी एनर्जी भी नहीं रहती है, लाइट वगैरह का भी इशू बहुत चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। बहरहाल मैंने आपके फर्स्ट ईयर के जो भी चैप्टर्स हैं इन सब के टॉपिक, इन सब की जो जो चीज़ें हैं डिटेल से मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके रखी हैं। आप एंजाइम है, सेल है, वायरस वगैरह है, या आपके आगे जो भी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो सारे आपके इस चैनल पे पड़े हैं, वो आप जाके देख लें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम क्या है बेटा? एंजाइम हमारी बॉडी में छोटे छोटे से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हर मेटाबॉलिक प्रोसेस को सरंजाम देते हैं। एंजाइम्स जो भी होते हैं ना, इन सबको दूसरे नाम से हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट आपको पता है वो चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे, स्पीड अप करे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कैटालिस्ट। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट का मतलब वो चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे। अब ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर एंजाइम ना होते तो क्या होता, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है और एनर्जी भी ज़्यादा फिर लगती है उन केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और शायद हो सकता है हमारी फिर लाइफ ही एग्जिस्ट ना कर पाती, शायद हम जिंदा ही ना रह पाते। तो एंजाइम्स वो खास मॉलिक्यूल हैं जो कम एनर्जी खर्च करके थोड़ी सी टाइम में जल्दी जल्दी हमें केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करके बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जो हम खा रहे हैं, मिसाल है ये हम एक रोटी खा रहे हैं। इस रोटी को जब हम बगैर एंजाइम के खाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल रोटी को डाइजेस्ट करने वाला जो अमाइलेज एंजाइम है ना, उसको हम निकाल दें या खुदा ताला हमारे अंदर एंजाइम बनाना छोड़ दे तो क्या होगा? सिंपल है, अब इस रोटी को हमारा बॉडी जो है डाइजेस्ट करने के लिए मिसाल लगाता 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी। अब ये 1000 किलो कैलोरी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए तब भी ये रोटी डाइजेस्ट होगी। और मिसाल इस रोटी को डाइजेस्ट करने में 5 घंटे लगते, ठीक। अब एंजाइम की वजह से क्या हुआ, ये एंजाइम आते ही इसने क्या किया, एंजाइम कहता है कि मुझे 1000 कैलोरी एनर्जी की जरूरत तो नहीं है, आप मुझे सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी दे दें, मैं ये पूरी रोटी जो है वो डाइजेस्ट करके दूंगा 5 घंटे के अंदर नहीं, 5 मिनटों के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम ने क्या किया? एनर्जी भी कम खर्च की, यानी कि इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, लोअर कर दिया, और टाइम को भी बचा दिया, सेव कर दिया। इसी की वजह से हमारी बॉडी में फटाक से जल्दी जल्दी से केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन हो पाते हैं और हम जिंदा रह पाते हैं। जिंदगी है ही क्या बेटा? यही कलेक्शन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो भी काम काज हो रहे हैं ना, इन काम काजों को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हम जो भी सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, ये सारे काम जो हैं, सेल डिवीजन वगैरह, सब मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं। इनमें से एक भी प्रोसेस रुक जाए तो हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगी जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। इन सारे केमिकल प्रोसेस को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने वाला या कराने वाला सारा का सारा यही है एंजाइम। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब एंजाइम जो ना ये सारे काम करते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस भी, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी, ठीक है ना। अब हम आगे चले एंजाइम की जन्म कुंडली की तरफ या तारीख की तरफ। तो बेटा एंजाइम जो है ना, ये पहली बार डिस्कवर हुए थे 1833 के अंदर। 1833 में एक साइंटिस्ट था पाइन, उसने इस एंजाइम को डिस्कवर किया था बार्ले से। और वो जो एंजाइम था जो पहली बार डिस्कवर हुआ था उसका नाम था अमाइलेज या डायस्टेट या टाइलिन। ये वही एंजाइम था जो पहली बार हुआ था डिस्कवर। अच्छा, अब इसके बाद आया साल 1878, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। 1878 में एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था फ्रेड विलियम कोने।
इसने नाम दिया था एंजाइम। याद रखें, इसने एंजाइम को डिस्कवर नहीं किया था, इसने एंजाइम का नाम रखा था एंजाइम, ठीक है ना। इसने कहा था कि एंजाइम का मतलब है इनसाइड द यीस्ट। लफ्ज एंजाइम का फुल फॉर्म ही अपने आप को बयां कर रहा है। ईएन का मतलब होता है इनसाइड, जाइम का मतलब होता है यीस्ट। इन्होंने कहा था कि यीस्ट जो है ना एक किस्म का फंगस होता है यूनिसेलुलर, उसके अंदर कोई सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटीनस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए यीस्ट के अंदर शराब या अल्कोहल या आपका वाइन वगैरह बनता है, और ये सारा प्रोसेस कराने वाला एंजाइम ही है, तभी नाम पड़ा एंजाइम का एंजाइम नाम, ठीक है। अच्छा, यीस्ट के अंदर तो ये था इसके ट्रम वगैरह, इसकी कुंडली। फिर इन्होंने कहा था कि एंजाइम जो है ना शायद सारे के सारे प्रोटीन के ही बने हुए हैं। 1878 से लेकर 1980 तक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर, सारे जो बायोलॉजी के लवर हैं वो यही मानते थे कि एंजाइम है ही प्रोटीन के बने हुए, यानी कि एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। पर 1980 के अंदर, 1980s के अंदर दो और साइंटिस्ट आए, एक था थॉमस सैक, दूसरा था सिडली अल्टमैन। इन दो बंदों ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं है। कुछ ऐसे खास मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के भी बने हुए हैं, और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स का मतलब है वो खास एंजाइम्स जो बने हुए हों न्यूक्लिक एसिड के, ना के प्रोटीन के, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। और ये राइबोजाइम्स जो एंजाइम है ना बेटा, ये दो जगहों पे पाए जाते हैं। एक आपके राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम आपको पता है सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल होता है, प्रोटीन फैक्ट्री, इसके अंदर ये पाए जाते हैं राइबोजाइम्स, तभी इनका नाम भी यही पड़ा राइबोसोम के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे राइबोसोम के अंदर जो ये एंजाइम्स है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दूसरी जगह है इन एंजाइम्स की, वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज है, गोल गोल बाल टाइप एक ऑर्गेनेल होता है, सिंपल नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर भी ये राइबोजाइम्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये राइबोजाइम स्प्लेसिंग का प्रोसेस करते हैं। स्प्लेसिंग आपको पता है, जब डीएनए आरएनए को बनाता है ना, फिर आरएनए को तोड़ा जाता है टुकड़ों टुकड़ों में, उसमें जो नॉन कोडिंग जो कोड्स होते हैं ना, जो खराब कोड्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लेसिंग। तो ये दो काम करते हैं आपके खास तौर पे ये राइबोजाइम्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अब आप समझ जाएं कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये लाइन सही है, बिल्कुल ये गलत है। अब हम कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट फ्यू एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ राइबोजाइम्स या न्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबोजाइम्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं इनके कैरेक्टर्स की तरफ। तो बेटा एंजाइम जो भी होते हैं याद रखें, ये आपके सेल के अंदर पैदा होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं, इनको बनाने वाला आपका बॉडी या सेल होता है। ये कैसे बनते हैं, बहुत ईजी है। एंजाइम को बनाने वाला आपका न्यूक्लियस के अंदर एक खास कंट्रोलर होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं बेटा डीएनए। ये डीएनए क्या करता है, आरएनए को बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े आरएनए को बनाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जाके ये मैसेज देता है राइबोसोम को, फिर राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ के उस तरह का प्रोटीन बनाता है जनाब। फिर ये प्रोटीन जो है ना फोल्ड खाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि एंजाइम कैसे बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा ओवरऑल, ठीक है। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, आपका एंजाइम बना। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन के जो भी एंजाइम है उनको बनाने वाला कौन है, राइबोसोम ही, और बनवाने वाला कौन है, डीएनए। तो ऐसे आप देखें आपकी किताब में एक टर्म लिखा होगा, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, यही है आपका ओवरऑल सेल ही प्रोटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजों को मिला के कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपके एंजाइम पूरे के पूरे यूं समझे सेल के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब एंजाइम्स काम कहाँ कहाँ करते हैं, तो बेटा याद रखें एंजाइम दोनों जगह पे काम करते हैं, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। सेल के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, आरएनए का जो रेप्लिकेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, या ग्रोथ वगैरह होती है, सेल डिवीजन वगैरह होती है, या इसके अलावा जो भी इसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वगैरह बन रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस करने वाले एंजाइम है,
और ये एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं एंडो एंजाइम्स। इसके अलावा एंजाइम सेल के बाहर भी काम करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अभी जो आंसू आते हैं, टीयर से इनमें भी एंजाइम है लाइसोजाइम, थूक के अंदर एंजाइम है आपका सेम आपका अमाइलेज है लाइसोजाइम है, इसे आपका स्टमक में जो पेप्सिन है रेनिन है, जैसे सिम्बाल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एंजाइम आते हैं ट्राइप्सिन कीमोट्राइप्सिन अमाइलेज वगैरह, ये सारे के सारे एंजाइम एक्सो एंजाइम है, क्योंकि ये सेलों से बाहर सीक्रेट होते हैं और ये बाहर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर स्टमक तो हमारी बॉडी के अंदर है, भले ही अंदर है, पर वो एंजाइम सीक्रेट हो रहा है बाहर और आपकी ये कैविटीज में आ रहा है और खाने के ऊपर जाके डाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है या इनको हम कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। एंजाइम्स आप समझ गए दोनों जगह पे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। एंजाइम जो है ना बेटा, ये याद रखें नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, ये एक ही केमिकल प्रोसेस को सरंजाम देते हैं, सारे के सारे काम जो है ना एक साथ नहीं करते हैं। जैसे मिसाल है भाई, मैं बायोलॉजी का ही टीचर हूं तो मैं सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही एंजाइम्स जो होते हैं स्पेसिफिक नेचर होते हैं, एक ही आधा काम करते हैं, ठीक। जैसे मिसाल है, ये एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस करें तो ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये रेस्पिरेशन वगैरह नहीं करेगा। ऐसे हम आगे चलते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, ये सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, तो ये लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तभी कहते हैं कि एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक नेचर है, स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अब आगे हम एंजाइम्स को देखें तो जनाब आपके एंजाइम कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन के, ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो याद रखें बच्चों, एंजाइम आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं या फंक्शनल प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम जो है ना उसकी शक्ल देखें तो ये रही बेटा, ये आपका एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम याद रखें, ये आपका सारा का सारा 3 डायमेंशन शेप में होता है। एंजाइम के अंदर बेटा लेंथ भी है, विड्थ भी है, डेप्थ भी होती है। 3 चीजें जिस चीज के अंदर हो, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें एंजाइम के अंदर ये क्या चीज है, ये आपको ये हाइट नजर आ रही है ऐसे, ठीक है। ये सिंपल यूं समझे आप, लेंथ है, ये यू विड्थ है, फिर ये खड्डा है, इसको डेप्थ कहते हैं, और इस खड्डे को हम इस एंजाइम का मुंह कहते हैं। इस मुंह को हम दूसरे नाम से कहते हैं एक्टिव साइट। यही वो जगह है एंजाइम की जिसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब सबस्ट्रेट क्या है, वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम काम करे, उस चीज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट यही है बेटा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबस्ट्रेट कौन सी बला है। तो सिंपल है बेटा, आप जो भी फल फ्रूट सब्जी आटा अंडा दूध वगैरह पीते हैं खाते हैं, यही खाना ही कहलाता है सबस्ट्रेट। बात आई समझ में। मिसाल आप अभी गोश्त खा रहे हो, ये आपकी गोश्त की बोटियां हैं जो आपने मुंह में रखी, तो ये जो बोटियां जो है ना, ये गोश्त जो है ना बेटा, ये क्या है, प्रोटीन ही है, और इस प्रोटीन को ही हम कहते हैं सबस्ट्रेट। यानी कि ये गोश्त जो है, दाल है, ये प्रोटीन है, इसी को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब इस प्रोटीन के ऊपर, इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम काम करेगा। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन बेटा वो एंजाइम है जो किस पे काम करता है, कौन से सबस्ट्रेट पे, प्रोटीन पे। अब ये अपने सबस्ट्रेट को अपने मुंह के अंदर लेगा एक्टिव साइट में, फिर ये अपना केमिकल प्रोसेस शुरू करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही एंजाइम काम करते हैं। एक और बात खास, एंजाइम जो है ना, ये साइज में हमेशा याद रखें बड़े होते हैं, सबस्ट्रेट साइज में छोटे छोटे होते हैं। अब आप कहेंगे सर बोटी तो इतनी बड़ी है, बेटा बोटी जो है हमें लगती है बड़ी, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो बोटी भी छोटे छोटे छोटी छोटी प्रोटीन के टुकड़ों की बनी हुई है। तो प्रोटीन तो बहुत छोटा होता है, उसके कंपेरिजन में एंजाइम बहुत बड़ा होता है। तो सबसे की साइज छोटी होती है, एंजाइम की साइज बड़ी होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपका ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। सबसे के अंदर जो 4 ये शेप है, ये आगे चलकर कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, जाके अटैच होंगी एक्टिव साइट, फिर ये केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, एंजाइम्स जो भी होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके काम करते हैं, इनको भी प्रॉपर कंडीशन चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए, तभी काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स जो है ना, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले कुछ खास मॉलिक्यूल हैं जिसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे कि अपन सब जो काम करते हैं ना, अगर कोई बॉस कह दे कि भाई आपकी 10,000 सैलरी आज से बढ़ गई है, तो हफ्ता तो हम एनर्जी से काम करेंगे, तो हमारे लिए एक्टिवेट क्या है, एनर्जी है। या मिसाल है, हम टीचर्स के लिए क्या है, तारीफ है। बच्चा कह दे वाह सही आप कमाल के टीचर हैं, तो हमारा सीना चौड़ा हो गया। जैसे आपके लिए कौन सी मूवमेंट है, जब आप डॉक्टर बनोगे, एमडी कैट में सिलेक्शन होगी,
तो वो क्या है आपके लिए, गूज बम्प एक्टिवेटर है, वो स्टिमुलाई होगा आपके लिए। तो ऐसे एंजाइम्स जो ना, इनको भी नशा चाहिए, इनको भी चाय चाहिए, उस चाय को हम एक्टिवेटर कहते हैं। ये पीते ही एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक्टिवेटर सारे के सारे जो ना, ये मिनरल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, या साल्ट या आयन्स होते हैं। जैसे कि आपके ये पड़े हैं मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, कॉपर, जिंक, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह। ये मॉलिक्यूल्स जब अटैच होंगे ना एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की स्पीड जो रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी और ये अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी घुमा लेगा, ठीक है ना। एक्टिवेटर के अपोजिट होते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये पॉइजनस वगैरह है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इनको डिस्कस डिटेल में अलग से करेंगे अलग लेक्चर में। यहाँ पे फिलहाल हम जस्ट इनके करेक्टर पढ़ेंगे। इनहिबिटर जब अटैच होंगे ना एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ या एल्लोसाइट के साथ, तब एंजाइम्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, एंजाइम का मुंह बंद हो जाएगा, फिर सबसे फिट नहीं हो पाएगा, फिर एंजाइम काम भी नहीं कर पाएगा। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। समझ आ रही है बात। इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक। अच्छा, आगे एंजाइम जो भी होते हैं याद रखें, ये अपने पार्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम एसिड कंडीशन में काम करते हैं, कुछ न्यूट्रल में और कुछ बेस पे, ज्यादातर न्यूट्रल कंडीशन में काम करते हैं, क्योंकि पीएच लाजमी होती है इनकी शेप को मेंटेन करने के लिए। थोड़ा सा भी पीएच में वेरिएशन आया तो एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, या यूं समझिए मर जाएंगे। आगे एंजाइम को पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर लाजमी होता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपको पता है, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा, टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो उनकी शेप अल्टर हो जाएगी, ये यूं समझिए डी नेचर हो जाएंगे या मर जाएंगे। हर एंजाइम जो है अपनी बॉडी के अंदर, उसको नॉर्मल चाहिए 37 सेंटीग्रेड, तभी इनकी शेप मेंटेन हो पाएगी, इसके प्रोटीन की इसकी, तभी ये काम कर पाएंगे। इसके अलावा एंजाइम को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जैसे मिसाल है, आप देखें बेटा, आपके घरों के अंदर गंदम वगैरह बीज वगैरह तो पड़े हैं, क्या ये फूटते हैं, जर्मिनेशन होती है इसके अंदर? नहीं होती है। इनमें जर्मिनेशन तब होगी जब आप इनको पानी में डालो। पानी में आप जैसे ही 5-10 घंटे आप डाल के फिर बाहर निकालोगे तो बीज के अंदर पानी जाएगा, बीज थोड़ा सोयल हो जाएगा, फिर उस बीज के अंदर एंजाइम एक्ट हो जाएंगे, फिर वो एंजाइम जो है जर्मिनेशन कराएंगे, फिर बीज फूट जाएगा। समझ आ रही बात। तो ये एंजाइम्स ही करते हैं ये सारे काम, और एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म बगैर पानी के हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, ठीक है बेटा। ऐसे ही एंजाइम्स के दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एंजाइम कंसंट्रेशन है, सबसे कंसंट्रेशन है, ये चीज़ें भी लाजमी है, लिमिट्स में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में। इनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक बार याद रखें बेटा, एंजाइम हमारी तरह नहीं है कि हम ज़्यादा काम करें तो थक जाएंगे, अजीब शक्ल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एंजाइम हमेशा जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये केमिकली अनचेंज होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं आता है, थकावट वगैरह कुछ भी नहीं है, चलाते जाओ उनको, चलाते जाओ। जैसे हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस 24 घंटे हो रहे हैं, सांस हम 24 घंटे ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हमारा 24 घंटे हो रही है, क्या ये एंजाइम थकते हैं? नो। केमिकली ये दे रिमेन अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इनका जो बेटा वजन भी होता है, इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, वो होता है 10,000 से लेकर 1 से 2 मिलियन तक, माइक्रोमोल पर मिनट तक, ठीक है। अब इसकी करते हैं ओवरऑल रीडिंग। तो हमने चीज़ें तो सारी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, एंजाइम्स जो है इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है। 1878 में फ्रेड विनकोनी ने टर्म दिया था एंजाइम, जिसका मतलब है इनसाइड द यीस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, ये पुरानी बात है। फिर 1980 के बाद दो साइंटिस्ट है, थॉमस एच एंड सिडली हंटमैन, इन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसे खास एंजाइम है जो राइबोजाइम्स कहलाते हैं, जो बने हुए न्यूक्लिक एसिड के, ठीक। ये कहाँ मिलेंगे हमें? राइबोसोम्स में और आरएनए स्प्लिसिंग करते हुए टाइम न्यूक्लियोलस के अंदर। करेक्टर्स पढ़ते हैं। एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट है बेटा, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी में इसको फास्ट कर देते हैं। अगर मिसाल हमारी बॉडी में एंजाइम ना होते हैं तो हम 1 किलोमीटर भी चलते हैं ना तो 30-40 रोटियां खानी पड़ती, तब जाके हम वहां पे पहुंच पाते। बात आ रही है समझ में से? तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, हमारी बॉडी में हर केमिकल प्रोसेस को बढ़ा देते हैं छोटी सी एनर्जी को इस्तेमाल करके। प्रोटीन इन नेचर होते हैं मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम, कुछ जो है वो न्यूक्लिक एसिड के भी बने हुए हैं। प्रोड्यूस है ना प्रोटोप्लाज्म, ये आपके सेल के अंदर ही बनते हैं, राइबोसोम वगैरह ही बनाता है। सिंथेसाइज इन द सेल, मॉलिक्यूलर वेट होता है 10,000 से लेकर 1 से 2 मिलियन माइक्रोमोल पर मिनट। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं सारे। और बेटा ये एंजाइम्स जो है ना, ये 2 टाइप के होते हैं कंपोजिशन हिसाब से। कुछ ऐसे एंजाइम है जो 100% प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये एंजाइम कौन कौन से? अमाइलेज है, पेप्सिन है, दूसरे भी बहुत सारे हैं।
कुछ ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन के साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल के भी बने हुए हैं, नॉन प्रोटीन का भी बने हुए हैं, और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। बाकी ये जो 100% प्रोटीन के जो बने हुए एंजाइम है इसको हम कहते हैं प्रोटियोजाइम्स, ठीक है। तो ये सारे बेटा प्रोटियोजाइम है। ये एंजाइम 100% एक ही चीज के बने हुए हैं, उस चीज का नाम है प्रोटीन, ठीक है बच्चों। ये जो एंजाइम है, जैसे इसका मिसाल है एसीटाइल कोएंजाइम, ये एंजाइम बना हुआ है प्रोटीन का और थोड़ा कुछ किसी और चीज का। वो कोई और चीज आपका लिपिड भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, या कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अच्छा, आगे एंजाइम दोनों जगह काम करते हैं। सेल के अंदर काम करें तो उसको एंडोजाइम कहेंगे, सेल के बाहर काम करें तो उसको एक्सोजाइम कहेंगे। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड इन फंक्शन मच ग्रेटर देन साइज देन सबस्ट्रेट। एंजाइम की साइज बड़ी होती है, सबस्ट्रेट की साइज छोटी होती है। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं, हमारा मुंह जो है ना, ये बॉडी क्या है, एक एंजाइम है। इसमें ये मुंह बड़ा है, एक्टोसाइट है। हमारा मुंह बड़ा है या खाने का लुकमा बड़ा है, या हमारा फेस बड़ा है या खाने का तो टुकड़ा इतना सा हम लेते हैं। वैसे सबसे छोटा होता है एंजाइम, बड़ा होता है। इसकी शक्ल 3D होती है, 3 डायमेंशनल। एंजाइम्स के फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि एक्टिवेटर्स जो एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, इनहिबिटर होते हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। एंजाइम्स कुछ कंडीशंस पे काम करते हैं जो नॉर्मल होनी चाहिए लाजमी, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, वाटर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रेडिएशंस। रेडिएशन नहीं होनी चाहिए, रेडिएशंस जो भी होती है शुआएं वगैरह, ये एंजाइम को मार देंगे प्रोटीन को, जैसे एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा। ये खतरनाक किरणें होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा कर देते हैं, और हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो यही था आपका टॉपिक, कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे, फिर इसके थ्योरीज हैं कुछ, इंड्यूसमेंट मॉडल है कि लॉक थ्योरी है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई सवाल, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा।